जय हिंद। आज हम बजट के बारे में जानेंगे। जो बजट शब्द है वो संविधान में नहीं दे रखा। इसकी जगह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में कितना खर्चा करने वाली है और कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, इन सब की जानकारी कहलाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कब से लेकर कब तक होता है? 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक का समय होता है, उस समय को कहता हूं फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष। तो सरकार हर साल ये विवरण देती है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको हम बजट के नाम से जानते हैं। वैसे बजट का जो शब्द होता है ये अंग्रेजी शब्द है, और जितने भी अंग्रेजी शब्द होते हैं इनके पीछे कहानी होती है कि अंग्रेजी में कैसे जुड़े। तो जो बजट शब्द है ये फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच में एक नाम था बोगेट। बोगेट का मतलब होता है एक लाल कलर का बैग। जैसे अगर आपको मैं इमेज दिखाने की कोशिश करूं, जैसे ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। तो इनके हाथ में एक लाल कलर का बैग है, इसको हम बोगेट कहते हैं। जैसे जैसे समय बीता बोगेट बजट में तब्दील हो गया। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बजट क्यों कहते हैं? क्योंकि बजट का मतलब तो एक तरह का बैग होता है, ये लाल कलर का बैग जिसपे भारत सरकार का चिन्ह बना हुआ है। तो देखो, जैसे पानी की पहचान बिसलरी से है। बिसलरी तो एक करोड़ों अरबों की कंपनी है। आप पानी खरीदने जाते हो, आप क्या कहते हो, भैया एक बिसलरी देना। क्या वास्तव में बिसलरी को खरीद सकते हो या बेचने वाला बेच सकता है? बिसलरी तो एक कंपनी का नाम है ना। तो जैसे पानी की पहचान बिसलरी से हो गई जाने अनजाने में, ऐसे ही जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, समय के साथ साथ इसकी पहचान उस लाल कलर के बैग से हो गई जिसको हम कहते हैं बजट। जो ये संविधान 112 आर्टिकल नंबर 112 में दे रखा है, बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करता है। कहां पर प्रस्तुत करता है? लोकसभा में। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे निर्मला सीतारमण जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं कर्नाटक राज्य से। राष्ट्रपति की सहमति से बजट प्रस्तुत किया जाता है। जो सबसे पहली बार बजट प्रस्तुत किया था वो किस देश ने किया था? ब्रिटेन ने किया था। 1933 में प्रो फिलिप नाम के व्यक्ति ने ब्रिटेन में बजट पेश किया। और हमने बहुत सारी कंट्रीज से अच्छी अच्छी चीजें उठाकर अपने संविधान में डाल रखी हैं। तो ब्रिटेन से प्रेरणा लेकर हम हर साल बजट प्रस्तुत करते हैं, है ना। और साउथ अफ्रीका के बाद जो हमारा संविधान है वो सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस देश के पास जो जो अच्छा था वो उठा के हमने अपने संविधान में डाल दिया। जैसे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से उठाया हुआ है कि भारत के नागरिक के पास एक ही सिटीजनशिप होगी, भारत की। जैसे अमेरिका के लोगों के पास 2 सिटीजनशिप होती है, एक अमेरिका की और एक अपने देश की। आप जानते हो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो 50 कंट्रियों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर कोई मैक्सिको का बंदा है तो उसके पास 2 सिटीजनशिप होगी, एक मैक्सिको की, एक अमेरिका की। जबकि हमारे पास एक ही सिटीजनशिप होगी, किसकी? इंडिया की। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। बाइकैमरलिज्म यानी लोकसभा राज्यसभा कंसेप्ट भी हमने ब्रिटेन से उठाया हुआ है। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर होगा, वो वाला कंसेप्ट भी हमने ब्रिटेन से उठाया हुआ है। हम व्यापार कर सकते हैं, वो कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया है। हम अपने संविधान में सुधार कर सकते हैं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, वो कंसेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से उठाया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो हमने आयरलैंड से उठाया है। जुडिशरी का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से उठाया है। हम राष्ट्रपति का महाभियोग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज का
महाभियोग कर सकते हैं, ये कंसेप्ट हमने अमेरिका से उठाया हुआ है। जिसका जो जो अच्छा लगा वो हमने उठा के अपने संविधान में डाल दिया, इसलिए दुनिया भर में हमारे संविधान की तारीफ की जाती है। तो वो जो बजट का कंसेप्ट है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। इंडिया का जो पहला बजट था वो 1860 में पेश किया गया था जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति ने। आजादी के बाद जो इंडिया का पहला बजट था वो सरमुखम शेट्टी साहब ने प्रस्तुत किया था। और रिपब्लिक के बाद जो भारत का पहला बजट था वो जॉन मथाई साहब ने प्रस्तुत किया था। अच्छा, यहां पर एक शब्द है रिपब्लिक यानी गणतंत्र, कोई इसका मतलब बताएगा? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? बच्चे कहते हैं सर संविधान का लागू होना कहलाता है गणतंत्र। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ऐसा बच्चे कहते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। भाई 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ये तो बात सही है, लेकिन गणतंत्र क्यों कहते हैं उस दिन को? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कई एग्जाम्स में कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। जब देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाए उस महोत्सव को हम गणतंत्र कहते हैं। When the head of the country is directly or indirectly elected by the people, that incident is called republic. जब देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाए उस महोत्सव को कहते हैं हम गणतंत्र। तो 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का मुखिया हमने चुना था। देश का मुखिया कौन होता? प्रेसिडेंट। देश का मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इस वजह से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। पूछने वाले पूछते हैं कि सर जब एक बात बताओ, रिपब्लिक का मतलब ये होता है जब देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाए उसको कहते हैं हम रिपब्लिक। तो हमने अपने देश का मुखिया तो 24 जनवरी को चुना है, तो रिपब्लिक डे तो 24 जनवरी को बनाना चाहिए। हम 26 जनवरी को क्यों बनाते हैं? देखो हुआ क्या था, 26 जनवरी 1930 को लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, पूर्ण स्वराज घोषित हो गया था। हालांकि अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्र नहीं किया था, लोगों ने अपने आप को मान लिया था। कब? 26 जनवरी 1930 का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन था। 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक लोग इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट तारीख थी 26 जनवरी। तो लोगों ने कहा कि भाई एक दिन का ही तो गैप है, तो गणतंत्र दिवस को क्यों ना 26 जनवरी को ही बनाया जाए। तो इस वजह से हम 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक हम इसी तारीख को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। तो प्रेसिडेंट की बात आई है, प्रेसिडेंट के बारे में 2-3 बातें मैं और बताता हूं। जो देश का मुखिया होता है वो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द कंट्री। जो प्रथम नागरिक होता है वो भी प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट देश का मुखिया होते हैं, प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन भी प्रेसिडेंट होता है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड होते हैं वो भी कौन होता है? प्रेसिडेंट। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो हेड होते हैं वो भी कौन होता है? प्रेसिडेंट। जो प्रधानमंत्री जी रक्षा उपकरणों की जो डील करते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर करते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर करते हैं समझौते, ये राफेल वगैरह की डील, लेकिन किसके नाम पर होती है? प्रेसिडेंट के नाम पर। प्रेसिडेंट के पास काफी सारी पावर्स होती हैं, जैसा कि आप उनका नाम बदनाम नहीं कर सकते, है ना। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के ऊपर तो बहुत सारे मीम बनते रहते हैं, बहुत सारे मतलब वीडियोस बनते रहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आपने देखा होगा। क्या कभी आपने राष्ट्रपति के ऊपर देखा कोई मीम वगैरह बनते हुए, कोई जोक वगैरह बनते हुए?
नहीं देगा, क्योंकि बिना बेल की जेल होती है। आप राष्ट्रपति का नाम बदनाम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की गाड़ी पर अशोक चक्र होता है, नंबर प्लेट नहीं होती। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो 24 जनवरी को हमने अपने पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। 24 जनवरी को 2 काम और हुए थे। एक, हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम यानी जनगण मन, उसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? 52 सेकंड। अगर कोई नेशनल एंथम को ऊपर या नीचे गा दे, यानी 52 से कम पे या 52 से ज्यादा गा दे, तो ये असंवैधानिक माना जाता है, जेल हो सकती है उसको। जैसे अमिताभ बच्चन ने, एक बार क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो अमिताभ बच्चन को जनगण मन गाने के लिए बुलाया गया था, तो उन्होंने 52 सेकंड की जगह जनगण मन को खींच दिया 1 मिनट 22 सेकंड तक। तो किसी ने केस कर दिया था कि हमारे राष्ट्रीय गान का अपमान किया अमिताभ बच्चन ने, इनको जेल में डालो। जो राष्ट्रीय सॉन्ग है ना, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वो भी इस दिन अडॉप्ट किया गया था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसकी अवधि कितनी होती है? 1 मिनट 5 सेकंड, यानी 65 सेकंड होती है अवधि इसकी, है ना। हम बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वापस बजट पे आते हैं। तो सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी अगर आने वाले सालों में, इन सब की जानकारी कहलाती है बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए। पैसा आता कहाँ से है? तो सरकार क्या करते हैं, लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है, टैक्स बढ़ाती है। तो टैक्स अगर लोगों को ऊपर लगाना है तो सरकार को सदन से बिल पास करवाना पड़ता है। उस बिल का नाम होता है फाइनेंशियल बिल। देखो, बिल पास करवाने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले वो बिल लोकसभा से पास करवाया जाता है, फिर राज्यसभा से पास करवाया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं, जब जाके वो बिल एक्सेप्ट होता है। तो अगर लोगों को ऊपर टैक्स थोपना है तो उस बिल को कहते हैं फाइनेंशियल बिल। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बिल पास करवाता है। अगर मान लो उन्होंने पहले, वो लोकसभा से बिल पास करवाएगा, तो अगर जिनकी सरकार होगी तो लोकसभा से तो बिल आराम से पास हो जाता है। दिक्कत आती है राज्यसभा में। यदि राज्यसभा टांग अड़ा दे तो सरकार लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाएगी, सरकार के पास पैसा नहीं होगा, और जो टैक्स होता है ये सरकार को उड़ान देने का काम करता है। जितना ज्यादा लोगों से टैक्स वसूलेगी सरकार के पास जितना ज्यादा पैसा होगा, सरकार उतनी ही ऊंची उड़ान भर सकती है। अगर राज्यसभा पहले ही उंगली कर दे तो पंख तो उड़ने से पहले ही कट जाएंगे, तो सरकार धाराशायी होकर गिर पड़ेगी। ये काम ना हो तो जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे उनकी सोच काफी बड़ी थी, काफी दूर का सोचते थे, हाइपर मेट्रोपिक सोच थी। तो उन्होंने कहा कि ये काम ना हो, तो इसलिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक पावर दी है। यदि लोकसभा स्पीकर चाहे तो फाइनेंशियल बिल को एक स्पेशल दर्जा दे सकती है, उसको कहते हैं मनी बिल। अगर फाइनेंशियल बिल को मनी बिल का दर्जा दे दिया जाए तो राज्यसभा की पावर खत्म हो जाती है इसमें। तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा पास करे या ना करे बिल को, वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। हालांकि राज्यसभा 14 दिन तक उस बिल को होल्ड कर सकती है, वो भी इसलिए कि कुछ सलाह वगैरह दे दे लोकसभा को कि भाई तुम यहां पर सुधार कर लो, वहां पर सुधार कर लो। लेकिन लोकसभा राज्यसभा की सलाह मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होती। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया है उन सबसे क्वेश्चंस, एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। अब 2021 और 2022 के बजट के लिए आपके लिए क्या था, उसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइए आप बजट की अगली वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर कमेंट आपके ज़्यादा हुए तो मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि देखो मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है बजट। तो इसको मेरी इच्छा हुई कि पढ़ने की, भाई मैं भी जानूँ कि भाई देश का बजट क्या होता है, कौन पेश करता है। तो काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसके लिए काफ़ी दिन लग गए हैं मुझे। तो बताना कमेंट में कि 2021 और 2022 का बजट आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते। चलिए फिर, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।